हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप बहुत मज़े से पढ़ाई कर रहे होगे आप सभी लोग। चलिए तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा बातें ना करते हुए अपन बातें करेंगे। ये लेक्चर जस्ट स्टार्ट ही मतलब ये जस्ट शायद मोस्ट प्रोबेबली दिस विल बी द लास्ट लेक्चर ऑफ द चैप्टर वेक्टर। ओके। तो चलो समझते हैं यार कि क्या स्टोरी है। लास्ट लेक्चर में हमने समझा था कि वेक्टर प्रोडक्ट्स कितने टाइप का होता है, और हमने उसमें पढ़ा था स्केलर प्रोडक्ट होता है, वेक्टर प्रोडक्ट होता है। स्केलर प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, जिसमें हमें एक आउटपुट में एक स्केलर क्वांटिटी मिलता है। ओके। और वेक्टर प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है, जिसमें हमें आउटपुट में एक नया वेक्टर क्वांटिटी मिले। ओके। फिर दोस्तों मैंने आपको लास्ट लेक्चर में स्केलर प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में समझाया था कि टू मल्टीप्लाई टू वेक्टर्स स्केलर, जिसमें हमें स्केलर रिजल्टेंट मालूम हो तो उसका क्या होना चाहिए, दोनों एक ही एक्सिस में होना चाहिए। और एक ही एक्सिस में ना हो तो क्या करेंगे, दूसरे वेक्टर का वो कंपोनेंट है ना जो पहले वाले के एक्सिस में हो, उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं अपन, है ना, लाइक दैट। फिर मैंने उससे रिलेटेड बहुत सारे एप्लीकेशंस आपको पढ़ाए कि कैसे कैसे एप्लीकेशंस काम करते हैं, कहाँ कहाँ किस किस टाइप के क्वेश्चंस जो है नीट में पूछे जा सकते हैं। ओके। सो आज दोस्तों हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ना है ना। वेक्टर प्रोडक्ट मतलब हमें नाम से तो ये बात क्लियर समझ में आ ही जा रहा है कि इस टाइप के प्रोडक्ट में क्या होने वाला है कि जो हमें एक रिजल्टेंट मिलेगा, हम जब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो रिजल्टेंट मिलेगा दैट विल बी अ न्यू वेक्टर। क्लियर है। वो वेक्टर का हमें मैग्नीट्यूड कितना मिलने वाला है और उसका डायरेक्शन क्या मिलने वाला है, ये दोनों को हमें डिटेल में डिस्कस करना है। यहाँ पर कुछ स्पेशल पॉइंट्स जो हैं इसके रिगार्डिंग, उससे जो क्वेश्चंस जो पूछे जा सकते हैं स्केलर वेक्टर प्रोडक्ट से, वो भी हमें देखना है। और सबसे लास्ट में कुछ एप्लीकेशंस जो इसमें से पूछे जा सकते हैं वो हमें देखना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्रॉस और वेक्टर प्रोडक्ट। सबसे पहले लेट्स बिगिन विद द डेफिनेशन गिवन इन द बुक्स। ओके, देखो क्या बुक्स में डेफिनेशन लिखा हुआ रहता है, एक बार पढ़ो तो समझ में आएगा। When two vectors are cross multiplied, okay, then resultant remains again a vector, अपन बात कर ही चुके हैं, with magnitude AB sin theta and direction perpendicular to both of them। आहा हा हा, समझे क्या आप। देखो लिखता हूं तो समझ में आएगा। This is a vector, let's say A vector, and this is a vector, let's say B vector. If angle between them is theta, then A vector cross B vector का जो मॉड होगा, दिस इज द मैग्नीट्यूड होगा, वो कितना होगा, ए बी साइन थीटा। समझ में आई बात, ए बी साइन थीटा। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द मैग्नीट्यूड, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू वेक्टर्स। समझ में आई बात। अच्छा, अब डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ देम, ए वेक्टर बी वेक्टर, और इन दोनों के ही परपेंडिकुलर होगा जो अपना तीसरा रिजल्टेंट वेक्टर आएगा। समझ में आता है क्या बात आपको, जरा समझते हैं यार। सबसे पहले यार देखो, ये पूरा अगला वाला जो सेक्शन है ना दोस्तों, पूरा डायरेक्शन पे बातचीत करेंगे कि हम डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करना है, क्या क्या तरीके हैं डायरेक्शन निकालने के। लेकिन उसके पहले सबसे पहले जरा यार मैग्नीट्यूड पॉइंट ऑफ व्यू पे थोड़ा सा डिस्कशन और कर लेते हैं। आपको ये याद होगा जब हमने डॉट प्रोडक्ट के बारे में बात करी थी, तो मैंने आपको बताया था कि डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है कि एक ही एक्सिस के अलोंग होना चाहिए, है ना, तब जाके उनको अपन मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यदि एक एक्सिस पे नहीं है तो कंपोनेंट ले लो जो एक एक्सिस में हो। अच्छा, और दो वेक्टर यदि जो आपस में परपेंडिकुलर है उनका डॉट प्रोडक्ट निकाले तो वो जीरो आ रहा था कि नहीं आ रहा था, आपको याद होना चाहिए। एप्लीकेशन उस पर बेस्ड भी था। समझ में आई बात। अब यहां बिल्कुल कहानी उल्टा है। यहां हमें क्या करना है दोस्तों, ध्यान से सुनना, है ना। यहां पर हम एग्जाम्पल, यू कैन सेट एज एग्जाम्पल, यहां पर हम क्या करने वाले हैं, दो वेक्टर्स को अपन मल्टीप्लाई, क्रॉस प्रोडक्ट उनका हम तभी निकाल सकते हैं जब वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। लेट्स से यहां पर एक ए वेक्टर है और जस्ट उसके परपेंडिकुलर एक बी वेक्टर है, इनके बीच में 90 डिग्री, थीटा बराबर 90 डिग्री। तो समझ रहे हो आप कि यहाँ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो जानते हो क्या हो जाएगा, दैट विल बी जस्ट ए बी, जस्ट ए बी। हमने इनको डायरेक्टली क्यों इनका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि इन दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल है, और 90 डिग्री एंगल ना हो तो क्या करना है दोस्तों, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज लेट्स से योर ए वेक्टर एंड दिस इज योर बी वेक्टर। अब देखो दोनों 90 डिग्री नहीं, कुछ एंगल है थीटा पे, अरे हाँ या ना, तो इस बी वेक्टर के कंपोनेंट निकाल लो। तो ये वाला आ जाएगा बी कॉस थीटा। आई हैव ऑलरेडी taught you how to extract the components of any vector, okay।
सो यहाँ पर बी साइन थीटा ये आ गया है। ओके, तो बी कॉस थीटा एंड बी साइन थीटा पर ने कॉम्पोनेंट निकालिए। मुझे बताओ इस ए वेक्टर के परपेंडिकुलर कौन सा कॉम्पोनेंट है? क्या बी साइन थीटा वाला कॉम्पोनेंट परपेंडिकुलर है? तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो मैग्नीट्यूड कितना आएगा दोस्तों? ये ए का तो मैग्नीट्यूड एज इट इज, उसके परपेंडिकुलर कौन सा कॉम्पोनेंट है? बी साइन थीटा। समझ में आती है बात? बी साइन थीटा। सो लाइक दैट। ओके, अच्छा दोस्तों आप इसको बिल्कुल याद करके रखोगे, आपको बिल्कुल है ना ऐसा बिल्कुल ऐसा भेजे में ऐसा घुसा हुआ होना चाहिए बात कि हाँ ये कैसे। ओके, तो मतलब बेसिकली एक वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं मैं, दैट विल बी ए बी साइन थीटा। और डॉट प्रोडक्ट में हमने क्या पढ़ा था दोस्तों? ए बी कॉस थीटा। अरे समझ में आता है क्या? वेरी नाइस। ओके, सो नाउ मेथड्स टू डिटरमिन द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, है ना। रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन कैसे हमें निकालना? मैग्नीट्यूड मालूम चल गया, ए बी क्या है? साइन थीटा है। अब हमें डायरेक्शन फाइंड आउट करना है। तो देखो 3 रूल्स है दोस्तों। राइट हैंड थंब रूल है एक तो, है ना, दूसरा है स्क्रू रूल, है ना, और तीसरा जो है वो है फ्लेमिंगो लेफ्ट हैंड रूल, जिसको मैं कहता हूँ यो यो रूल, है ना। क्या कहता हूँ? यो यो रूल। अब समझेंगे कि क्या है ये चीज़। सो 3 है भाई साहब, राइट हैंड थंब रूल, स्क्रू रूल और उसके बाद है फ्लेमिंगोज लेफ्ट हैंड रूल, है ना। अब क्या तीनों, देखो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, मैं तुम्हें पर्सनली एक बात बताना चाहता हूँ कि भाई आप है ना, ये वाला जो है राइट हैंड थंब रूल, ये राइट हैंड थंब रूल, इस पे भरोसा करो और उसको अच्छे से समझ जाओ कि कैसे काम करता है। फिर आपको बाकी स्क्रू रूल और वो दोनों एक ही चीज़ें बताते हैं, लेकिन बजाय कि चीज़ों को याद रखने के आप है ना ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखो, राइट हैंड थंब रूल, और आपको सारा हो जाएगा। अब समझते हैं कि कैसे हमें 2 वेक्टर की रिजल्टेंट को निकालना है। तो कहता क्या है राइट हैंड थंब रूल, जरा समझो। व्हेन 4 फिंगर्स ऑफ राइट हैंड आर रोटेटेड, है ना, ये राइट हैंड है, इसके 4 फिंगर्स ये वाले, ठीक है, थंब को छोड़कर ये 4 फिंगर्स, when rotated from first vector towards the second vector, जब हम इन 4 फिंगर को पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ मोड़ते हैं, तो जो थंब का डायरेक्शन है वो हमें क्या बताएगा? वो हमें बताएगा जो रिजल्टेंट वेक्टर है या क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्टेंट है उसका डायरेक्शन बताएगा। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर अपन ने ये 4 फिंगर्स को घुमा दिया किसकी तरफ? ए से यहाँ पर बी की तरफ घुमा दिया, नहीं घुमा दिया यार, ए से बी की तरफ घुमा दिया। देखो ऐसे करके बेसिकली ए से बी की तरफ घुमा दिया, तो थंब ऊपर की तरफ बता रहे कि नहीं बता रहे? सो ये है स्टोरी, समझ रहे हो क्या बात यार। सी वेक्टर जो है ए क्रॉस बी है, अपन को ए से बी की तरफ घुमाना है। किसकी तरफ? ए से बी की तरफ अपन को घुमा के लेके जाना है। अब दोस्तों देखो यहाँ पर अपन को क्या है, यू से अपन घुमा करके किसकी तरफ लेकर के आए? यू से घुमा करके अपन वी की तरफ लेकर आए कि नहीं आए, है ना। यू से अपन ने घुमाया, आप देख पा रहे हो कि नहीं देख रहे हो? मतलब बेसिकली ऐसा है कुछ, है ना, और यू से घुमा के अपन ऐसा। देखो मेरी डायरेक्शन, अभी ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, मैं यहाँ पर कोने पे हूँ और ये ऊपर आपको ये डायग्राम दिख रहा है, समझ में आई बात। तो इस डायग्राम में आप देखोगे यू वेक्टर कुछ ऐसा है, तो मैंने यू की तरफ रखा पहले, समझ में आई बात। मैंने ये देखो आप क्लियरली, आप मैंने यू की तरफ रखा और घुमा दिया वी की तरफ। तो ये जो है यू क्रॉस वी, ये जो है यू क्रॉस वी, यू वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर का डायरेक्शन आपको रिप्रेजेंट कर देगा। क्या बात समझ में आती है आपको? बहुत बढ़िया। चलो अभी और डिटेल में समझ में आ जाएगा, आप देखना। फिर स्क्रू रूल क्या कहता है? अरे दोस्तों स्क्रू रूल, आपको थंब रूल समझ में आया ना। स्क्रू मतलब वो नट बोल्ट होता है ना, जैसे कसते हैं अपन, है ना। स्क्रू जैसे ये वॉल है और उस पर अपन ने स्क्रू लगा के ऐसे घुमा रहे हैं। तो मुझे बताओ जब स्क्रू को घुमाते हैं, मान लो मुझे टाइट करना हुआ स्क्रू को, है ना, तो मैं ऐसा टाइट करूंगा तो ऐसे ऐसे घुमाऊंगा ना, ऐसा क्लॉकवाइज घुमाऊंगा कि नहीं, है ना, ऐसा क्लॉकवाइज ऐसे ऐसे घुमाऊंगा जब मैं, समझ लो आपकी तरफ ऐसा, क्लियर है। ये ऐसे देख लो, ये मान लो जो दीवार है और मेरे को इसको यहाँ पर स्क्रू इसमें फिट करना है, तो मैं ऐसे घुमाऊंगा, ऐसे घुमाऊंगा, ऐसे घुमाऊंगा, पकड़ के ऐसे 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 घुमाऊंगा, तो स्क्रू अंदर की तरफ घुसेगा नहीं घुसेगा यार? तो अच्छा, और जब मैं उसको उल्टा घुमाऊंगा ऐसे मेरी तरफ, ऐसे 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 घुमाऊंगा, तो क्या वो स्क्रू बाहर आने लग जाएगा यार? अरे हाँ या ना। तो स्क्रू रूल क्या कहता है आपको पता है? कि यदि मेरे को जिन 2 वेक्टर्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है ना, यदि पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ स्क्रू को घुमा दूं, तो जो डायरेक्शन स्क्रू का होगा वही डायरेक्शन जो है उन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन भी होगा। लेट से आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ पर क्या देख पा रहे हो आप? ये स्क्रू है दोस्तों, मेरे को क्या निकालना है? ए क्रॉस बी निकालना है ना। तो मैं अपने स्क्रू को जो है घुमा देता हूँ किसकी तरफ? ए से बी की तरफ ऐसे घुमा देता हूँ, है ना। तो ऐसे
आप समझ रहे हो क्या? ऐसा समझ लो कि ये प्लेटफॉर्म है ना, ये प्लेटफॉर्म है, मेरी तरफ ऐसे दो वेक्टर्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, ऐसे करके है ना, तो ये प्लेटफॉर्म है और मैं नीचे से स्क्रू को ऐसे ऐसे घुमा रहा हूँ। तो नीचे से जब मैं ऐसे घुमाऊंगा, देखो अभी क्लॉकवाइज घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है, जब मैं ऐसे घुमाऊंगा तो स्क्रू ऊपर की तरफ आएगा, समझ में आई बात, स्क्रू ऊपर की तरफ आएगा। तो ये जो डायरेक्शन है ये दैट इज द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। क्लियर है? फिर देखो सेम यही कॉन्सेप्ट, ये स्क्रू रूल और ये है राइट हैंड थंब रूल, दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, है ना। अपन है ना स्क्रू को ऐसे 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 घुमा रहे हैं, अपन ऐसे 4 फिंगर्स को इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में घुमा दो, 4 फिंगर्स को ऐसे घुमा दो, है ना, तो अपने को क्या मिल जाएगा, ए क्रॉस बी, दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। तो मेरे हिसाब से आप राइट हैंड थंब रूल अच्छे से याद रखो और दैट विल बी इनफ फॉर यू। व्हेन स्क्रू इज रोटेटेड क्लॉकवाइज देन इट गोज डाउनवर्ड एंड व्हेन इट रोटेटेड एंटी क्लॉकवाइज इट कम्स अपवर्ड। मैं मतलब ऐसा मान लो बेंच में नट कस रहा हूँ, तो जब मैं क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो इनसाइड जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो बाहर की तरफ आएगा, समझ में आई बात। तो एक वेक्टर से दूसरी की तरफ अपन घुमा रहे हैं, एक वेक्टर से दूसरी तरफ, तो इनसाइड द प्लेन दैट विल बी ए क्रॉस बी। समझ में आता है क्या? बहुत बढ़िया। तो क्रॉस प्रोडक्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ स्क्रू, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ स्क्रू। वेरी नाइस। अब देखो ये लास्ट वाला जो रूल है दैट इज यो यो रूल, है ना, दैट इज यो यो। ऐसे नहीं करना है ना, दिस इज नॉट यो, दिस इज यो यो। आप देख पा रहे हो क्या? लेट्स सी, दिस इज यो यो बेसिकली, है ना। कैन यू अप्रिशिएट दिस वन? ओके, दिस इज माई लेफ्ट हैंड। ओके, लेफ्ट हैंड की ये 3 उंगलियां सिर्फ, दिस वन एंड दिस वन। समझ में आई बात? ऐसे अपन को लगा के रखना है। अरे क्या बात समझ में आया? देखना ये है ना। लेट्स से दिस इज योर ए वेक्टर। अरे भाई साहब चल जा। Can you see here? It is written over here A vector, and let's say this is B vector, है ना। So this is A vector, this is B vector, है ना। तो जब मैं A vector और B vector इसको A मानूं इसको B मानूं तो क्या हो जाएगा? This will become your C vector, मतलब A क्रॉस B इज इक्वल टू C। तो जब भी आपको दो वेक्टर का क्रॉस निकालना है तो लेट से आपको डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है, तो आप क्या करोगे, इस फिंगर को पहले वेक्टर की तरफ रखो, इस वाले फिंगर को दूसरे वेक्टर की तरफ रखो, और जो ये वाला है दैट विल रिप्रेजेंट उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। क्या बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, इसको अब थंब रूल से भी, राइट हैंड थंब रूल से भी, ये दिस वन इज फर्स्ट वेक्टर एंड दिस वन इज योर सेकंड वेक्टर, इजंट इट, एंड दिस इज योर रिजल्टेंट वेक्टर। सो जस्ट टेक योर 4 fingers of your right hand, okay, and just rotate them from from the direction of first vector towards the direction of second vector, and your thumb, direction of your thumb will represent the direction of A cross B, isn't it? So you don't have to remember the कौन सा finger क्या represent करता है ना, you have to just remember right hand thumb rule. I hope you are clear. Okay, so this is your Fleming's, sorry, I'm sorry. Flamingo is a bird basically. So Fleming's left hand rule. So I tell it, मतलब मैंने इसको नाम दिया भाई साहब यो यो रूल। ओके, चलिए अब देखो ज़रा यार इसको समझते हैं यार, क्या आपको दिख रहा है यार, है ना। अब देखो कि ये मैंने एक बड़ा सा x y और z में चाहता हूँ कि आपको है ना ये क्रॉस प्रोडक्ट का बेसिक मतलब समझ में आए ज़रा यार, है ना। आई कैप जे कैप के फॉर्म में बहुत ज़रूरी है। लेट्स से मैं यहाँ पर इनको लिख भी देता हूँ कि दिस इज़ योर आई कैप, दिस इज जे कैप एंड दिस इज योर की कैप, है ना। तो आप देख पा रहे होगे कि ये मेरी तरफ आता हुआ, देखो दोस्तों अच्छे से देखो आप, है ना, कि ये मेरी तरफ आता हुआ इस डायरेक्शन में, ये बेसिकली दिस इज योर एक्स। देखो इधर से डायरेक्ट इधर से मेरी तरफ आता हुआ दिस इज एक्स, क्लियर है। दिस इज ऊपर की तरफ देखो दिस इज वाई, जे कैप आई कैप, ये जे कैप, एंड टुवर्ड्स यू ये जो आपकी तरफ आ रहा है टुवर्ड्स यू दिस इज बेसिकली के कैप, एक्स वाई और ये जेड। समझ में आई बात? ओके, नाउ टेल मी, यदि मेरे को आई कैप क्रॉस है ना, लेट्स से मेरे को अभी यहां पर आई कैप क्रॉस जे कैप करना हुआ तो बताओ आंसर कितना आएगा, है ना। तो लेट्स टेक योर 4 फिंगर, है ना, उसको पहले आप मूव करो आई कैप। क्या ये आई कैप है? अरे बोलो यार, है ना, दिस इज योर आई कैप, इजंट इट?
है ना, आई कैप, और इसको अपन ने घुमा देना है ऊपर किसकी तरफ, घुमा देना है दूसरे की तरफ, अपन को आई क्रॉस जे करना है ना। सो इफ दिस इज योर आई कैप, देखो मेरी तरफ ये दिख रहा है ना आपको रेड कलर से, मेरी तरफ आता हुआ ये एक्सिस है, एक्स एक्सिस। सो आई क्रॉस ये ऊपर की तरफ घुमा दो तो आपको ऐसा बाहर की तरफ आता हुआ दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा, आपको खुद ट्राई करना है। क्लियर है, आपको खुद ट्राई करना है हाथ से। पहले आप है ना इमेजिन करो कि ये x है, ये y है और ये z है, ये x, ये y और ये z। तो जब अपने 4 फिंगर्स को x कैप क्रॉस j कैप, तो ऐसा मेरे को बाहर की तरफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो मेरे को क्या मिलेगा, दैट विल बिकम k कैप, है ना। लेट्स से j कैप क्रॉस k कैप, बताओ कितना आएगा, है ना। दिस इज योर j कैप, सो जस्ट टेक योर 4 फिंगर टुवर्ड्स द j कैप एंड जस्ट रोटेट इट टुवर्ड्स द k कैप। तो ये आपको प्लस x मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, j कैप क्रॉस क्या चीज, k कैप, i कैप मिल जाएगा आपको यहाँ पर, दिस विल गिव यू i कैप। अच्छा लेट्स से माइनस j कैप क्रॉस i कैप, देखते हैं क्या आता है, माइनस j, ये x है ये y है, सो दिस विल बी माइनस y। सो पहले 4 फिंगर इस डायरेक्शन में ले जाओ और घुमा दो किसकी तरफ, घुमा दो i j, i है ना तो घुमा दो ये, अरे ये माइनस j है और दिस इज प्लस i, है ना। सो माइनस j i, तो आपको क्या मिला, प्लस, आपको क्या मिला, प्लस k कैप। ओके, समझ में आया कि नहीं आया, वेरी नाइस। ओके, अब दोस्तों देखो यार, ये तो बात रही कि आपको यदि अच्छे से इमेजिन हो गया है ना, ये बात है जब आपको इमेजिनेशन अच्छा हो गया, इमेजिनेशन अच्छे से हो जाएगा फिर तो ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन जस्ट ये एक तरीका होता है जिससे आपको है ना इमेजिन करना यदि नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप जस्ट ये बात याद रखो, इससे आपके दिमाग में बैठ जाएगी बात। आई जे के ऐसे आप लिखो, तो जब अपन है ना क्लॉकवाइज घूम के जाएंगे, आई क्रॉस जे लिखेंगे, है ना, आई क्रॉस जे लिखेंगे तो आपने को मिलेगा के कैप, जे क्रॉस के लिखेंगे, जे क्रॉस के तो अपने को मिलेगा आई कैप, और फिर के क्रॉस आई, के क्रॉस आई करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, जे कैप। समझ में आई बात, उल्टा घुमा लो, किसी भी डायरेक्शन में घुमा लो, है ना, किसी भी डायरेक्शन में घुमा लो, जैसे कि फॉर एग्जांपल जे क्रॉस आई, है ना, जब अपन ऐसा करेंगे जे क्रॉस आई करेंगे, उल्टा घुमाएंगे तो आ जाएगा माइनस के कैप। क्लियर है, लेट्स से के क्रॉस जे करा अपन ने, के क्रॉस जे करा, के क्रॉस जे माइनस आई कैप मिलेगा। समझ में आई बात। अच्छा मान लो कभी आपको माइनस आई कैप क्रॉस जे कैप दिया हुआ तो क्या करोगे, अच्छा आप एक काम करो, आई क्रॉस जे निकालो, आई क्रॉस जे क्या होता है, के, तो आंसर विल बी माइनस के। लेट्स से माइनस जे क्रॉस के निकालना है आपको, माइनस जे, तो जे क्रॉस के क्या होता है, आई होता है, तो आंसर विल बी माइनस आई। समझ में आता है कि नहीं। अच्छा माइनस जे माइनस के, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, हाँ, तो आंसर विल बी जस्ट प्लस आई। माइनस जे क्रॉस माइनस के तो आ जाएगा सिर्फ प्लस आई। समझ में आता है कि नहीं। तो ऐसे यदि आपको ये वाला ऐसा राउंड याद हो, अदरवाइज तो दोस्तों कोई भी आ जाए, राइट हैंड थंब रूल, पहला कोई सा भी वेक्टर के बनो 4 फिंगर घुमा दो दूसरी की तरफ और वेरी सिंपल, इजंट इट। चलिए, तो बहुत बढ़िया दोस्तों, मेरे हिसाब से आपको थोड़ा डायरेक्शन का या लोचा समझ में आया होगा कि हाउ दिस क्रॉस प्रोडक्ट, हाउ द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट वर्क्स। ओके, नाउ let's come to a good conclusion, not conclusion, a new story. When 3-dimensional vector is given, I mean when vector is given in form of x, y and z, then how you have to deal with it. आपको याद होगा मैंने जब आपको डॉट प्रोडक्ट पढ़ाया था दोस्तों, तो वहाँ पर मैंने आपको क्लियरली मेंशन किया था कि जब एक्स वाई जेड के फॉर्म में या 3-डायमेंशनल वेक्टर जब आपको दिया जाए तो एक्स एक्स मल्टीप्लाई करना, वाई वाई मल्टीप्लाई करना, बट जेड जेड मल्टीप्लाई करना। बट यहाँ पर वो स्टोरी नहीं चलने वाला यार, है ना। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें नहीं होती हैं, कैसे होती हैं वो हमें देखना है दोस्तों, है ना। तो आप ध्यान से देखते रहो, जब वेक्टर है ना 3-डायमेंशनल वेक्टर दिया हुआ हो तो फिर आपको कैसे डील करना है उस कंडीशन में। ओके, चलो ध्यान से सुनना, हाँ मैं इसमें आपका जुगाड़ सिस्टम भी ज़रूर बताऊंगा जिससे आपका काम चलना चाहिए। ओके, सो व्हेन 3-डायमेंशनल वेक्टर इज गिवन, लेट्स से आपको एक ए वेक्टर जो है ऐसा गिवन है, x1 i कैप, y1 j कैप प्लस z1 k कैप, दूसरा बी वेक्टर इज x2 i कैप, y2 j कैप प्लस z2 k कैप। क्लियर है। आपको क्या करना है, आपको ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालना है, ठीक है। मतलब आपको x1 i कैप, y1 j कैप
प्लस Z1 के कैप क्रॉस आपको क्या निकालना है, X2 आई कैप प्लस Y2 जे कैप प्लस Z2 के कैप, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो पता है कैसे, अपन को क्या करना पड़ेगा, पहले x को इन तीनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्लियर है। फिर उसके बाद अपने को y को इन तीनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एंड सेम टू सेम मेरे को अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने को z को भी इन तीनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बारी बारी से। समझ में आता है कि नहीं? तो आ जाओ करते हैं। सबसे पहले अपन x1 को मल्टीप्लाई करते हैं सबसे, तो बताओ x1 x2 आई कैप क्रॉस आई कैप क्या हो जाएगा। अरे दोस्तों याद रखना, आई कैप क्रॉस आई कैप, ये तो मैं ऊपर आपको बताना भूल ही गया। अरे आई कैप क्रॉस आई कैप एक ही एक्सिस में है कि नहीं, क्रॉस प्रोडक्ट हम तभी निकाल सकते हैं जब दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो। अरे बताया ना, तो आई कैप क्रॉस आई कैप है ना, इनके बीच में एंगल कितना है, 0। समझ में आता है कि नहीं? और साइन 0 का मतलब भी कितना होता है, 0 ही होता है। इसका मतलब आई कैप क्रॉस आई कैप 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, अब देखते जाना यहाँ पर है ना, यहाँ पर अपने को मिलेगा सबसे पहले 0 प्लस, उसके बाद अपने को क्या मिलेगा, x1 को दूसरे से मल्टीप्लाई करना है, तो x1 y2 है ना, ये देखो x1 y2, तो आई क्रॉस j क्या आता है दोस्तों, k क्या, प्लस उसके बाद x1 z2, फिर i क्रॉस k करना है। तो बताओ मेरे को यहाँ पर से देख के, i क्रॉस k करेंगे तो माइनस j आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, सो माइनस j, फिर प्लस, फिर ये अपन ने 3 इसका मल्टीप्लाई कर दिया, फिर y1 को मल्टीप्लाई करो बारी बारी तीनों पे है ना, तो y1 x2, सबसे पहले इधर x2 पे जाके मल्टीप्लाई किया, फिर j क्रॉस i तो माइनस के आ जाएगा है ना। देखो इधर पर एक बार j क्रॉस के करेंगे तो माइनस i आ जाएगा, मतलब सॉरी यहाँ पर अपने को क्या किया, आई क्रॉस, ये अपन उसकी बात करें ना ग्रीन वाले की है ना, तो j क्रॉस i करना है ना, तो जब अपन j क्रॉस i करेंगे तो माइनस के मिलेगा, बहुत बढ़िया। फिर प्लस, उसके बाद जब अपन y1 और y2 j क्रॉस j 0 हो जाएगा 0, और फिर उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद अपने को y1 और z2 को मल्टीप्लाई करना है, y1 z2 और j क्रॉस k, तो बताओ मेरे को कि j क्रॉस k क्या आ जाएगा, j क्रॉस k आई कैप। समझ में आई बात, j क्रॉस k आई कैप है ना, ध्यान से देखते जाना क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। j क्रॉस k तो आई कैप मिल जाएगा। फिर उसके बाद मैं आगे यहाँ कंटिन्यू करता हूँ, फिर अपने को रेड वाला देखना है ना, z1 को मल्टीप्लाई करना है, तो z1 x2, पहले x2 से फिर y2 से फिर z2 से, तो जब x2 से करा तो k क्रॉस i मिला कि नहीं मिला यार, है ना। तो बताओ मेरे को कि k क्रॉस i क्या मिलेगा, j क्या है ना। उसके बाद दूसरा यहाँ पर k क्रॉस i अपन ने किया तो k क्रॉस i j क्या मिलेगा, फिर क्या आएगा z1 y2, फिर मिलेगा k क्रॉस j, तो k क्रॉस j बताओ क्या आ जाएगा, माइनस i आ जाएगा है ना, प्लस, और लास्ट में k क्रॉस k तो आ जाएगा 0। समझ में आता है कि नहीं? अब हमें क्या करना है, 0 0 हटा के जब i वाले को साथ में लेके आना है, j वाले को साथ में लेके आना है और k वाले को साथ में लेके आके आना है ना। तो सबसे पहले i वाले देखते हैं, ये वाला i वाला है और दिस वन इज i है ना, तो i वाला ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो दिस वन माइनस दिस वन मैं ऐसा लिखूँ कि नहीं लिखूँ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, a वेक्टर प्लस b वेक्टर इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आ जाएगा, y1 z2 माइनस z1 y2, यह आ जाएगा i क्या प्लस प्लस, यहाँ पर हमको क्या मिलेगा दोस्तों, फिर j कैप वाला देख लो, तो ये j कैप वाला है, ये j कैप वाला है, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो z1 x2 माइनस x1 z2 k कैप। समझ में आता है क्या? और सबसे लास्ट में अपने को चाहिए k कैप, तो दिस प्लस वाला k और ये माइनस वाला k, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x1 y2 माइनस y1 x2 k कैप। क्या बात आपको समझ में आता है? तो देखिए ये आपको एक्चुअल में क्या मिला, ये आपको एक्चुअल में क्रॉस प्रोडक्ट मिला। देखो वेक्टर में a क्रॉस b जो है आपको, आप देखो एक बार ढंग से, तो आपको क्या पूरा वेक्टर के फॉर्म में आपको दिख रहे नहीं, x y z सब आपको मिल गया है ना। अब बोलोगे सर ये तो बहुत मुश्किल है याद रखना, तो देखो इसके लिए है अपने पास जुगाड़ है ना, ध्यान से देखना जुगाड़ क्या है, उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट आता है अपने को यूँ भी है ना। तो यहाँ पर लगाते हैं अपन अपना जुगाड़ है ना। तो याद रखना जैसे है ना, ध्यान से सुनना इस चीज़ को, कैसे a वेक्टर अपने को गिवन है x1 i कैप प्लस
y1 j कैप प्लस z1 k कैप, बी वेक्टर अपने को मिलता है x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। ठीक है, हमें निकालना है a क्रॉस b। तो ध्यान से देखना क्या करना है ना, आपको a क्रॉस b निकालना है ना, आपको a क्रॉस b निकालना है। तो जो पहला वाला वेक्टर है उसको ऊपर लिखें, जो दूसरा वेक्टर है उसको नीचे लिखें, है ना, और उसके सामने यहाँ पर x कॉम्पोनेंट, मतलब ऐसा आ जाएगा आई कैप जे कैप के कैप, आई कैप जे कैप पूरा लिखो। दोस्तों क्या है, कुछ लोग आपको सिखाते हैं कि सिर्फ आई जे के लिखो, उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। तो हम कंफ्यूजन क्यों पाले यार, है ना। मैं कहता हूँ बिल्कुल ये आई लिखने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी थोड़ा सिमेट्री आ जाए और चीज़ों को समझ में आए, तो आई जे के आई जे के की ज़रूरत नहीं पड़ती, नहीं तो वो भी लिख दे, तो आई जे के आई जे। ठीक है, अब सबके वो कॉम्पोनेंट्स यहाँ पर नोट करो। बताओ ए वेक्टर का आई कॉम्पोनेंट x1, जे कॉम्पोनेंट y1 और ये z1, और आगे भी यहाँ पर x1 और y1। फिर ऐसा ही बी वेक्टर का आई कॉम्पोनेंट x2, है ना, फिर जे वाला क्या हो जाएगा y2, फिर यहाँ z2, फिर x2 और y2। समझ में आया कि नहीं। अब हम यहाँ पर देखो निकालते हैं क्या चीज़, अब हम यहाँ निकालेंगे a क्रॉस b वेक्टर। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, a क्रॉस b इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इसमें आई कैप जे कैप के कैप तीनों कंपोनेंट आएंगे, ध्यान से सुनना, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, तो हमें क्या करना है कि जब हम सबसे पहले आई वेक्टर कैलकुलेट करते हैं, रिजल्टेंट a क्रॉस b का आई निकाल रहे हैं, तो इस आई को इग्नोर करना है, आगे बढ़ जाना जे और के में। तो ऐसा क्रॉस माइनस ऐसा क्रॉस, ध्यान से सुनना मैं क्या कर रहा हूं। ऐसा क्रॉस मतलब सबसे पहले आ जाएगा y1 z2 माइनस z1 y2, दिस विल बी योर आई कैप। समझ में आया क्या। नेक्स्ट देखते हैं, तो देखना और क्लियर हो जाएगा। फिर अपने को दिस माइनस दिस। ठीक है, अब अपन ने क्या किया, अपने को जे वाला कंपोनेंट निकालना है, तो जे को छोड़ दो, जे कंपोनेंट निकालना तो जे को छोड़ दो, आ जाओ के और आई पे। तो पहले दिस, पहले ये वाला क्रॉस, फिर ये वाला क्रॉस। समझ में आए की बात नहीं आती है, तो यहां पर देख लो इस चीज को, ये क्या आ जाए अपन सॉल्व करेंगे तो z1 x2 माइनस x1 z2 j कैप। ठीक है, और सबसे लास्ट में हमें जब k कंपोनेंट निकालना है तो लेट्स फॉरगेट k, ध्यान दो i और j पे ऐसे क्रॉस करना है। ठीक है, तो क्या करोगे, x1 y2 माइनस y1 x2 k कैप। समझ में आता है कि नहीं, है ना। तो ये देखो स्क्रीन पे आपके दिख रहा है पूरा वही फॉर्मूला जो अपन ने ऊपर डिराइव किया था, वही का वही हमें यहाँ पर नीचे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आपको ये तरीका आप भले से याद रख लो, है ना, इससे आपका काम बन जाएगा। अब देख लो सेम टू सेम वही का वही फॉर्मूला अपने को यहाँ पर मिल गया है। तो जुगाड़ कैसे जमाना है कि आपको a क्रॉस b करना है, तो a के कंपोनेंट a ऊपर b नीचे, फिर i j k i j। ठीक है, फिर उसके बाद आप सारे वहां पर लिखो, फिर ऐसा क्रॉस क्रॉस, है ना, पहले दिस वे फिर दिस वे। समझ में आता है कि नहीं। ओके, तो ये आपको आओ कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं यार, कुछ बेसिक क्वेश्चन इस पे बेस्ड जो हैं, तो फिर हमें कुछ कुछ बातें समझ में आएंगी। दोस्तों एक बात याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्शन से मेरे हिसाब से आपको एक बात तो बहुत अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए थी, वो आ जानी चाहिए थी ये बात कि जब भी हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं दोस्तों, तो जिन दोनों वेक्टर्स का हम क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं ना, तो जो तीसरा रिजल्टेंट वेक्टर आता है वो हमेशा उन दोनों का परपेंडिकुलर रहता है। मैंने कहा जिन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है, पहले तो उन्हें को परपेंडिकुलर लेना है ना, उन्हें परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा, और परपेंडिकुलर नहीं है तो हम वो कंपोनेंट लेते हैं जो परपेंडिकुलर है। अरे यार बता चुका हूं आपको सेम बात, है ना। तो क्या करना है हमें, मेरी बात समझना ध्यान से, कि पहले तो जिन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करना है वो दोनों आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए, है ना। और जब एक है क्रॉस दूसरा, तो रिजल्टेंट मैंने आपको बताया जैसे दिस क्रॉस दिस, रिजल्टेंट ऐसा आ रहा है ना कि आपकी तरफ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखोगे आपकी ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों परपेंडिकुलर है, तो सी वेक्टर उसके भी परपेंडिकुलर है। इसका मतलब जब भी हम बात करते हैं लेट्स से यहाँ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर का ना, तो यहाँ पर एक बात आपको हमेशा याद रखनी चाहिए कि ए वेक्टर जो है वह बी वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, और वो सब आपस में यहाँ पर क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर हो जाएंगे। क्या ये बात आपको समझ में आती है। बहुत बहुत बढ़िया, है ना। चलो, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना चाहिए। ठीक है,
है ना, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि सब आपस में कैसे होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। अब आ जाओ, अब जरा एक आध क्वेश्चंस करके देखते हैं और थोड़ा चीज़ों को समझते हैं। आओ फटाफट से देख लो। 3 वेक्टर्स A वेक्टर, B वेक्टर एंड C वेक्टर सेटिस्फाई द रिलेशन A डॉट B इज इक्वल टू 0। वाह यार, पहले तो मुझे इसका इंटरप्रिटेशन बताओ, जब हम दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं और वह 0 आ जाए, ऐसा कब पॉसिबल है? जब वो दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, मतलब हमें यहाँ पता चल गया A वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू B वेक्टर। अरे क्लियर है कि नहीं? नेक्स्ट, एंड A वेक्टर डॉट C वेक्टर इज ऑल्सो 0। A वेक्टर मतलब C वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है, क्योंकि इनका भी डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है। देन A वेक्टर इज पैरेलल टू, है ना, मेरी बात समझना, A B के परपेंडिकुलर है, A C के भी परपेंडिकुलर है, समझ में आई बात? तो A पैरेलल किसके है? एक ऐसा वेक्टर जो B और C दोनों के परपेंडिकुलर होना चाहिए। अरे बोलो यार भाई साहब, मेरी बात समझना, A वेक्टर से B भी परपेंडिकुलर है, A वेक्टर से C भी परपेंडिकुलर है ना, तो बेसिकली A वेक्टर जो है किसके पैरेलल होगा? जो B वेक्टर और जो C वेक्टर है, इन दोनों का कोई परपेंडिकुलर वेक्टर मिल जाए हमें, तो क्या वह एक ही डायरेक्शन के अलोंग आ जाएगा, पैरेलल आ जाएगा। समझ में आता है कि नहीं आता है? तो मुझे बताओ, एक ऐसा वेक्टर जो B और C दोनों के परपेंडिकुलर हो, वो हम कैसे निकाल सकते हैं? B क्रॉस C कर दिया जाए। अरे जब मैंने आपको बताया अभी जस्ट ऊपर कि जब हम किसी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो हमें रिजल्टेंट में एक नया वेक्टर मिलता है जो उन दोनों के परपेंडिकुलर होता है। समझ में आता है कि नहीं? तो भाई B क्रॉस C ये वो वेक्टर है जो A वेक्टर के परपेंडिकुलर पैरेलल होगा। समझ में आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से आपको। वेरी नाइस। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बट वेरी बेसिक क्वेश्चन। देखना, ध्यान से सुनना। इफ टू वेक्टर्स दिस एंड दिस आर पैरेलल टू ईच अदर देन वैल्यू ऑफ लैम्डा विल बी। दोस्तों परपेंडिकुलर का तो सुना था अपन ने, डॉट प्रोडक्ट जब निकाला है ना, जब हमने डॉट प्रोडक्ट निकाला था, डॉट प्रोडक्ट का अपन ने एप्लीकेशन में पढ़ा था कि व्हेन टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देन हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ सम वेरिएबल गिवन इन अ वेक्टर। समझ में आई बात? लेकिन अभी मान लो अपन को पैरेलल वेक्टर दे दिया जाए। अरे पैरेलल वेक्टर का मतलब क्या होता है मुझे बताओ? पैरेलल वेक्टर का मतलब जिसका डायरेक्शन सेम हो। अरे मान लो मैं आपको एग्जांपल के तौर पर एक चीज बताता हूँ, सुनना ध्यान से, है ना। जैसे मान लो एक एक्स आई कैप है, वाई जे कैप है, और मान लो जेड के कैप है। ये एक वेक्टर है, ए वेक्टर, है ना। मैं यदि इस एक ए वेक्टर को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 3 ए वेक्टर विल बी 3x आई कैप प्लस 3y जे कैप प्लस 3z के कैप। अरे ऐसा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? मतलब जब अपन किसी वेक्टर को किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वेक्टर के डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आता। बस क्या हो जाता है, बस उनका क्या हो जाता है मेरे को बताओ, उनका जो मैग्नीट्यूड है उतने गुना बढ़ जाता है। समझ में आया कि नहीं? मैग्नीट्यूड उतने गुना बढ़ जाता है। समझ में आई बात? सारे कंपोनेंट उतने गुना बढ़ जाएगा यदि मैं किसी स्केलर क्वांटिटी से या मैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं किसी वेक्टर को। तो समझ में आई बात? तो दो वेक्टर्स का डायरेक्शन सेम होने का क्या मतलब है कि भाई कोई एक कॉमन संख्या होगी, है ना, जिससे वो मल्टीप्लाइड होंगे। मान लो मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, मान लो, तो 4a विल बी क्या हो जाएगा, 4x आई कैप प्लस 4y जे कैप प्लस 4z के कैप। यदि मैं तीनों को डिवाइड करूं, मान लो मैं x को डिवाइड करूं, इसके x को इसके x से डिवाइड करूं, तो बताओ 3x बाय 4x इज इक्वल टू 3y बाय 4y। इनका रेशियो तो हमेशा सेम ही आएगा ना दोस्तों, क्योंकि यार जब अपन ने किसी कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई किया है तो सब बढ़ गए हैं उसी रेशियो में, है ना। तो मैं यहाँ कहना क्या चाह रहा हूँ, आप मेरी ये बात को समझो अच्छे से, एक बार देखो, है ना। मैं यहाँ पर क्या कहना चाह रहा हूँ कि यदि ये एक वेक्टर है आपको, लेट्स से ए वेक्टर इज 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, और आपको एक बी वेक्टर जो है वो गिवन है -4i कैप माइनस 6j कैप माइनस लेमडा k कैप। और यदि ये दोनों पैरेलल हैं, इसका मतलब इनका x का रेशियो, y का रेशियो और z का रेशियो बराबर होगा। सो 2 बाय -4 इज इक्वल टू 3 बाय -6 इज इक्वल टू -1 बाय माइनस लेमडा। समझ में आई बात? तो देखो क्या ये आंसर -1/2 आ रहा है, ये कॉमन रेशियो आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, 1/2। तो यहाँ पर -1 बाय माइनस लेमडा, माइनस माइनस कैंसिल, सो लेमडा विल बी -2। समझ में आई बात? अब देखिए -2 ऑप्शन में नहीं है तो 2 विल बी बेटर ऑप्शन है। यदि -2 ऑप्शन में होता तो अपन -2 टिक करते। क्लियर है कि नहीं? तो अपन ने देखो क्या किया है, बेसिकली यदि लेमडा का वैल्यू 2 हो जाए तो अपन ने पूरे संख्या को बेसिकली इसको अपन ने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। समझ में आता है कि नहीं आता है ना? इसको अपन ने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो
ये सारा कुछ ऐसा हो जाएगा, -2 से मल्टीप्लाई कर दिया बेसिकली, तो -4 हो गया, -6 हो गया, और ये विल बी दिस। क्या बात समझ में आता है आपको? बहुत बढ़िया है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या पूछता है ये अपन से। द एंगल बिटवीन वेक्टर दिस एंड दिस थीटा, द वैल्यू ऑफ ट्रिपल प्रोडक्ट दिस इज। वाह यार, मतलब अपन को दो ए और बी दे रखा है, ए वेक्टर दे रखा है, दूसरा बी वेक्टर दे रखा है। देखो आप यदि खुद करना चाहते हो तो वीडियो आप पॉज करो और उसके बाद क्वेश्चन करो और फिर एक्सप्लेनेशन देख लो आप बच्चों, है ना। क्योंकि यार मैं जो है ऐसा नहीं कर पाऊंगा कि समय यहाँ पर मैं आपको दे रहा हूँ ना। यू जस्ट पॉज द वीडियो एंड जस्ट सॉल्व योर सेल्फ, और उसके बाद फिर आप वीडियो कंटिन्यू करो और फिर इस क्वेश्चन को देखो। आओ जरा समझते हैं। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, तो वैल्यू ऑफ ट्रिपल प्रोडक्ट ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस ए। तो मुझे बताओ ए वेक्टर को एक नए वेक्टर से मल्टीप्लाई किया गया, तो मान लो बी क्रॉस मैं ए करता हूँ, इसको मैं सी वेक्टर बोलता हूँ, ध्यान से सुनना, बी क्रॉस ए इज इक्वल टू सी बोलता हूँ, तो बी और ए, सी जो है उसका सबका परपेंडिकुलर होगा। अरे हाँ या ना, बी क्रॉस ए कर रहा हूँ तो जो मेरे को रिजल्टेंट वेक्टर मिलता है सी, वो बी और ए दोनों के परपेंडिकुलर है कि नहीं। अब दोनों के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब क्या है यार दोस्तों, इसका मतलब क्लियर कट ये बात यहाँ साबित हो जाती है कि भाई ए और सी दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, और जब भी दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का अपन डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो दैट मस्ट बी जीरो। समझ में आया क्या? अरे क्लियर है क्या? बहुत बढ़िया। अगला सवाल है द टॉर्क ऑफ फोर्स एफ वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 3j कैप 4k कैप एक्टिंग एट अ पॉइंट आर अबाउट दिस ओरिजिन। ओके दोस्तों, यार अब यार हमें है ना पता नहीं कि टॉर्क कैसे निकालना है, तो मेरी बात समझना, एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है जो मैंने ऊपर आपको दी नहीं। कुछ एग्जाम्पल्स नोट करते हैं अपन क्रॉस प्रोडक्ट के, है ना। कुछ एग्जाम्पल्स मैं यहाँ पर आपको कुछ नोट करा देता हूँ। वैसे तो देखो जहाँ जो चैप्टर आएगा वहाँ ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, बट फिर भी मैं चाहता हूँ कि आपके नोट्स पे लिखे हुए हैं। एग्जाम्पल ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, है ना। तो सबसे पहले दोस्तों कुछ छोटे छोटे से उदाहरण मैं आपको दे देता हूँ। सबसे पहले देखो v क्रॉस इज इक्वल टू, मतलब ओमेगा क्रॉस r होता है। फिर सेम टू सेम ऐसा कैसा अल्फा वेक्टर इज इक्वल टू टॉर्क का देख लो पहले, है ना। टॉर्क जो होता है टाउ वेक्टर होता है, दैट इज r क्रॉस f होता है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर अपन पढ़ते हैं एक एंगुलर मोमेंटम मान लो, तो वो r क्रॉस लीनियर मोमेंटम होता है, ठीक है। फिर कुछ वो देख लो यार, फोर्स जो होता है, ये अपन पढ़ेंगे दोस्तों, आप टेंशन मत लो। ये जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये क्या है ना, ये एंगुलर मोमेंटम और ये टॉर्क और ये वी वेक्टर ओमेगा, ये सब क्या चीज़ें हैं ना, ये थोड़ा थोड़ा अपन जब चैप्टर पढ़ेंगे ना, सर्कुलर मोशन में रोटेशनल मोशन में आते हैं, सारी चीज़ें बिल्कुल इन डेप्थ डिटेल में एनालिसिस करेंगे, आप तो चिंता करो ही मत, है ना। लेकिन फिलहाल के लिए जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों सी वेक्टर इज इक्वल टू ई क्रॉस बी बाय बी स्क्वायर। ये कुछ कुछ चीज़ें हैं एग्जाम्पल के तौर पर, आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना। अभी रिसेंट में जब आपको पता नहीं इनके बारे में, तब थोड़ा कैसे यूज़ करना है मालूम होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन पर आते हैं, है ना। आप इसको पॉज करके लिख जरूर लेना, प्लीज़ पॉज इट एंड राइट इट डाउन ऑन योर नोट्स, ओके। चलिए अब यहाँ समझते हैं। अब देखो हमसे टॉर्क पूछा, ऊपर मैंने आपको बताया है कि टॉर्क टाउ वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, आर क्रॉस एफ होता है, ठीक है। तो देखो अब हमें दो वेक्टर्स, हमें एफ भी मालूम है, आर भी मालूम है, तो आर पहले आएगा तो ऊपर आर को लिखो, नीचे एफ को लिखो, है ना, आई जे के आई जे, ठीक है। सो आर वेक्टर में पहले लिखो 3 2 3 3 2, अरे एक्स वाई जेड या आई जे के, तो आई जे के आई के, क्लियर है। फिर फोर्स का लिखो नीचे 2 -3 और 4, फिर 2 -3। समझ में आया कि नहीं? अब हमें क्रॉस करना है आर क्रॉस एफ, है ना। तो सबसे पहले आई कैप निकालना है ना, सबसे पहले आई कैप निकालना है। तो आई को छोड़ के जे क्रॉस के, सो दिस माइनस दिस। समझ में आया कि नहीं? पहले ऐसा फिर ऐसा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 8 माइनस 3 इंटू 3 -9 आ जाएगा, -9, इजंट इट। तो ये आई कैप हो गया प्लस। उसके बाद जे वाला निकालना है, तो जे को छोड़ दो, के क्रॉस आई हो जाएगा, है ना। ध्यान से देखते जाना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो 3 इंटू 2 मतलब 6, और यहाँ जाएगा -12, ठीक है। सो दिस माइनस दिस,
ओके आपको ये बात समझ में आना चाहिए कि दिस माइनस दिस, जे कैप निकालना था तो दिस माइनस दिस अपने को करना है। चलो ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा बताओ, जे कैप। फिर उसके बाद अपने को नेक्स्ट देखना है के कैप का निकालना है, तो के को छोड़ के आई क्रॉस इसमें आ जाओ, है ना। तो ये क्या हो जाएगा -9 और यहाँ आ जाएगा -2 × 2 4, तो ये आ जाएगा के कैप। क्या ये बात आप समझ पा रहे हो अच्छे से? तो इसको आप देखो एक बार, तो कितना आ जाएगा, दैट विल बी 17 आई कैप, यहाँ आ जाएगा -6 जे कैप और यहाँ आ जाएगा -13 के कैप। देखो कौन सा ऑप्शन सही है, तो ये आ गया अपने को टॉर्क, मतलब आर क्रॉस एफ का वैल्यू। ठीक है, सो यहाँ पर आ गया 17 आई कैप -6 जे कैप -13 के कैप, सो दिस विल बी योर वेरी सिंपल आंसर। ठीक है, देखो बिल्कुल ऐसा क्रॉस करके सिंपल यार, 2-4 क्वेश्चन जब आप लगाओगे ना तो ऑटोमेटिकली आपको लगेगा ये तो बहुत ही स्मूथ है, बड़ी दिक्कत वाली कोई बात है ही नहीं इसमें। चलिए अब दोस्तों कुछ स्पेशल पॉइंट्स की बारी आती है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें इससे रिगार्डिंग देखना है ना। तो देखो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होता है, ए क्रॉस बी इज नॉट इज इक्वल टू बी क्रॉस ए, है ना। तो क्या रिलेशन होता है, रिलेशन ही लिखता हूं ना यार डायरेक्ट, है ना। मतलब दोस्तों जब है ना ए क्रॉस बी करेंगे, मान लो दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, तो ए क्रॉस बी ऊपर की तरफ आया, समझ में आई बात डायरेक्शन। लेकिन जब बी क्रॉस ए करेंगे तो बी क्रॉस ए नीचे की तरफ आ जाएगा, मतलब ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट वेक्टर्स हो जाएंगे, है ना। सो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। क्या ये बात समझ में आता है आपको, -b क्रॉस ए। तो ये स्टोरी है भाई साहब, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू -b क्रॉस ए, है ना, ये बात ध्यान रखना। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों यहां पर आ जाता है आपके सामने, दैट इज यदि मान लो ए क्रॉस बी प्लस सी है, तो आपको एज इट इज जो है उसको आप अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, दैट विल बी ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। ठीक है, उसके बाद कुछ नहीं है, छोटी छोटी बातें हैं। फिर एक स्पेशल पॉइंट है कि आपको ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड यदि मैक्सिमम चाहिए, इसका मतलब आपको ए बी साइन थीटा का वैल्यू मैक्सिमम चाहिए, इसका मतलब आपको साइन थीटा का वैल्यू मैक्सिमम, और वो कितना होता है 1। समझ में आई बात। और एंगल कितना होता है दोस्तों 90 डिग्री, समझ में आई बात। तो दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट मैक्सिमम कब आएगा, जब उनके बीच में कितने का एंगल होगा 90 डिग्री का। तो साइन थीटा बराबर 1 हो जाएगा, बता ही चुका हूं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं जब 90 डिग्री होता है। तो बताओ कितना हो जाएगा, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, जस्ट ए बी साइन थीटा का वैल्यू तो 1 हो गया, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू निकाल रहे हैं। अब मेरे हिसाब से ये बातें तो आपको बिल्कुल क्लियर कट समझ में आ जानी चाहिए। नेक्स्ट हमें चाहिए ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड का मिनिमम वैल्यू, मतलब हमें ए बी साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू चाहिए, है ना। मतलब साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू बताओ कितना आता है, साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू दैट विल बी -1। ठीक है, अब -1 आ जाएगा तो मेरे को बताओ एंगल विल बी कितना हो जाएगा जब अपन को चाहिए, दैट विल बी 270 डिग्रीज। क्लियर है, जब दो वेक्टर्स के बीच में 270 डिग्रीज का एंगल होगा तब उनका क्रॉस प्रोडक्ट नेगेटिव में आएगा। और जीरो कब आता है बताओ, है ना, बताओ ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 आ जाए, मतलब यहां अपने को क्या चाहिए कि साइन थीटा का वैल्यू जो है, ऐसा ही है ना दोस्तों, अपने को क्या चाहिए यहां पर, ध्यान से देखो, अपने को क्या चाहिए यहां पर, साइन थीटा का वैल्यू 0 हो जाए, है ना। और ऐसा थीटा बराबर 0 डिग्री पर ही ऐसा होता है। समझ में आई बात। मतलब यदि दो वेक्टर्स पैरेलल हैं, है ना, मतलब यहां लिख लो इफ two vectors are parallel then cross product will be 0। क्लियर है, जब दो वेक्टर्स पैरेलल हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा जरूरी है कि वो कितना आएगा, 0 ही आने वाला है ना। तो एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट था जिसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ छोटे छोटे एक आध क्वेश्चन और हैं, इसको भी देख लेते हैं अपन, है ना। अच्छा एक ही है, चलो कोई बढ़िया एक नंबर। इफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड देन एंगल बिटवीन देम विल बी। मुझको बताओ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, क्या ए बी साइन थीटा के बराबर,
और मुझे बताओ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये तो मैग्नीट्यूड ही रहता है इसका सिर्फ, तो ए बी कॉस थीटा, यदि ये दोनों बराबर हैं इसका मतलब ए बी साइन थीटा बराबर ए बी कॉस थीटा, ए बी से ए बी कैंसिल, मतलब साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। ऐसा किस थीटा पर होता है? 45, है ना। तो साइन 45 इज इक्वल टू कॉस 45, मतलब 1/√2। समझ में आई बात? सो एंगल बिटवीन देम विल बी 45। दोस्तों यहाँ पर कुछ और रिलेशन भी, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड शुड कभी ऐसा क्वेश्चन में मिल जाए कि 3 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी, तो आपको फिर सेम टू सेम यहाँ पर 3 लिख के उसको अकॉर्डिंगली सॉल्व करना है। समझ में आता है आपको? बहुत बढ़िया, है ना। चलिए, तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी यहाँ कवर हो जाते हैं। अब आते हैं अपन एप्लीकेशन ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट की ज़रूरत कहाँ पर है, क्या एप्लीकेशन है इसका, तो वो चीज़ समझना ज़रा एक बार दोस्तों, है ना। दैट इज टू फाइंड आउट एरिया ऑफ ए ट्राइंगल व्हेन 2 एडजेसेंट साइड्स आर गिवन एज 3D वेक्टर, है ना। हम यार हाँ यस इट इज़ वेरी ट्रू कि वी कैन कैलकुलेट द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल इफ एडजेसेंट साइड्स आर गिवन। अब एडजेसेंट ही होते हैं ट्राइंगल में कोई से भी, तो लेकिन इफ 2 साइड्स आर गिवन एज वेक्टर फॉर्म, एक 3D वेक्टर के फॉर्म में अपने को दिया जाए। समझना कि कैसे, है ना। दैट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। एक मान लो दिस इज अ ट्राइंगल लाइक दिस, ओके, थोड़ा अच्छे से बनाते हैं। है ना, देखो जैसे ये एक ट्राइंगल है, लेट्स से लाइक दिस, और इसके 2 साइड्स, एक तो ये वाला साइड मान लो ए वेक्टर गिवन है और दूसरा ये वाला साइड मान लो आपको बी वेक्टर गिवन है। आपको उसका एरिया निकालना है, तो बताओ ट्राइंगल का एरिया कितना होता है यार, बताओ फटाफट। इसको थोड़ा खिसका के इधर लाते हैं, है ना। आपको इस ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करना है, तो मुझे बताओ किसी भी नॉर्मल ट्राइंगल का एरिया कितना होता है, आप सभी को मालूम है। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट, क्लियर है। अब यहाँ पर देखो हमें बेस तो मालूम है, बेस तो पूरा देखो यहाँ से यहाँ तक ए है, ठीक है। हमें बेसिकली ये हाइट चाहिए, है ना। मान लो कि ये ए और बी के बीच में हमें एंगल गिवन है, तो क्या इस बी के आप कॉम्पोनेंट नहीं निकाल सकते? इस बी का कॉम्पोनेंट निकालोगे तो ये वाला जो कॉम्पोनेंट आ जाएगा वो आ जाएगा बी कॉस थीटा, और ये वाला जो कॉम्पोनेंट निकालोगे आप बी साइन थीटा आएगा कि नहीं आएगा यार। सो बेसिकली दिस इज बी साइन थीटा। समझ में आता है कि नहीं आता? क्या आता है? बी साइन थीटा, है ना। अब इस बी वेक्टर का कंपोनेंट निकाला, सो ये हाइट जो है बी साइन थीटा आ गई। तो मैं एरिया ऑफ द ट्राइंगल ऐसा लिख सकता हूँ कि हाफ इंटू बेस इज ए और हाइट इज बी साइन थीटा। अभी ये क्या है? ए बी साइन थीटा, क्या ये क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड है? तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, है ना। सो दिस इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। समझ में आता है बात, है ना। मतलब यदि आपको 2 साइड गिवन है तो क्या आपने को देखने को मिलेगा, हाफ ऑफ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। क्लियर है? आप इसको देख लेना एक बार, क्लियर। बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। एक छोटा सा क्वेश्चन भी करके देख लेते हैं यार दोस्तों, उसको समझो एक बार। क्या है? फाइंड आउट द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल व्हेन 2 एडजेसेंट साइड्स आर गिवन एज ए वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप एंड b। बेसिकली हमें निकालना क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ ए क्रॉस बी, है ना। तो ए क्रॉस बी निकालो, उसका मैग्नीट्यूड निकालो कितना आता है यार दोस्तों। तो भाई साहब हमें पहले क्या लिखना है, यहाँ ए लिखना है, नीचे यहाँ बी लिखना है, आई जे के आई जे, है ना। सो आई एज पहले ए का लिखो 3 1 माइनस 2 3 1, फिर बी का क्या आ जाएगा 1 माइनस 3 4 1 माइनस 3, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, पहले आई कैप का निकालना है, तो आई को छुपा लो, जे क्रॉस दिस क्रॉस दिस, फिर दिस क्रॉस दिस। समझ में आता है कि नहीं आता है? तो बस आपको करना है यार सॉल्व इसको, तो कर दो एक बार, है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 माइनस 3 6, सो यहाँ माइनस माइनस प्लस आ गया और माइनस 6 आई कैप प्लस, फिर दूसरा माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस 12, है ना। इट इज़ जे कैप, और सबसे लास्ट में आ जाएगा माइनस 9 और माइनस 1 के कैप। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस 2 आई कैप प्लस यहाँ पर आ जाएगा प्लस नहीं माइनस ही आएगा,
है ना, -14 j कैप और यहाँ आ जाएगा -10 k कैप। समझ में आई बात? ये हमको A क्रॉस B वेक्टर मिल गया। अब हमें क्या निकालना है, A क्रॉस B वेक्टर का मैग्नीट्यूड, जो कि कितना आ जाएगा, √2 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। क्या आपको बात समझ में आ रही है? इसकी बात तो देखो ऐसा है कि सिर्फ यार सॉल्व करना है आपको, यार आपको बस है ना इसका पता होना चाहिए कि यार सॉल्व कैसे करते हैं, बस उसको सॉल्व कर डालो। सो √4 प्लस 14 का स्क्वायर मतलब 196 और 10 100, तो ये आ गया है ना 200, ये बेसिकली 300 आ गया है। तो इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, √3 इंटू 100, 100 बाहर आ गया तो 10√3 आ जाएगा, ये मैग्नीट्यूड आ गया, है ना। अब हमें एरिया निकालना था, तो एरिया विल बी हाफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B। क्या बताओ मेरे को, A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड 10√3 मिला, नहीं मिला, तो हाफ इंटू 10√3 मतलब 5√3। क्लियर है? तो देखो कितना शानदार अपन ने इसका पूरा एरिया निकाल डाला है। क्लियर है क्या? चलिए बहुत बढ़िया। अब दोस्तों नेक्स्ट एप्लीकेशन जो अपने को यहाँ पर मिलता है, दैट इज टू फाइंड आउट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विद 2 एडजेसेंट साइड्स गिवन एज 3D वेक्टर। दोस्तों कुछ नहीं करना है ना, जैसे देखो एक बार पैरेललोग्राम मतलब ऐसा, है ना, इसको मैं ऐसा देखो जरा ऐसा, तो क्या ये दो बराबर बराबर ट्राइंगल है कि नहीं? मान लो ये साइड मेरे को गिवन है, ये साइड मेरे को गिवन है, दो एडजेसेंट साइड A क्रॉस B। तो क्या इस ट्राइंगल का एरिया अपन ऑलरेडी निकाल चुके हैं? कितना आता है बताओ? इसका आ जाएगा हाफ ऑफ A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड। तो इस पूरे का एरिया कैसे आ जाएगा दोस्तों? उसका डबल कर दो यार सिंपली, है ना। तो बताओ क्या आ जाएगा यहाँ पर, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विल बी A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड। हाफ नहीं आएगा यहाँ पर, ध्यान रखना, है ना। जब हमें क्या दिए हुए, तो एडजेसेंट साइड्स अपने को दिए हुए हैं, है ना। क्वेश्चन एक तरीके से और पूछ सकता है, ध्यान से देखना यहाँ पर। इस क्वेश्चन को दोस्तों देख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर इसको देखो एक बार, अगला वाला एप्लीकेशन है ये, है ना। हमको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, फाइंड आउट द एरिया ऑफ इस बार हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है, बट हमें गिवन क्या है, व्हेन 2 डायगोनल्स आर गिवन एज 3D वेक्टर। जब हमें 2 डायगोनल दिए हुए हैं, मैं समझना क्या कहने की कोशिश चल रही है। देखो दोस्तों ये पैरेललोग्राम है, हमको एक ये वेक्टर दिया हुआ है, एक ये वेक्टर दिया हुआ है। लेट्स से दिस इज योर A वेक्टर एंड दिस इज योर B वेक्टर, है ना। तो अपने को क्या है, अपने को जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मिलेगा, है ना, दैट विल बी हाफ ऑफ A क्रॉस B। मेरी बात समझना, दोनों में डिफरेंस ऊपर वाले में और इसमें हमें डायगोनल गिवन है। इसमें हमें क्या गिवन है दोस्तों, इसमें हमें गिवन है डायगोनल, और ऊपर वाली कंडीशन में हमें क्या गिवन था, एडजेसेंट साइड्स, है ना, एडजेसेंट साइड्स आर गिवन। ओके, अब देखो यहाँ पर द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम रिप्रेजेंटेड बाय द वेक्टर, मतलब देखो एरिया पूछा है हमें, पैरेललोग्राम रिप्रेजेंट बाय द वेक्टर, मतलब ये साइड्स हमें गिवन है बेसिकली। तो हमें A क्रॉस B निकालना है। अब मैं ऐसा मानता हूँ कि यार एक क्वेश्चन तो आपका भी करने का बनता है यार। इस क्वेश्चन को लो और इस क्वेश्चन को आप करो एक बार। सो यहाँ पर दोस्तों हमारा वेक्टर चैप्टर कंप्लीट होता है पूरा, है ना। आई होप आपको वेक्टर से रिलेटेड सारी छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी बातें जो हैं बिल्कुल क्लियर हो चुकी होंगी। आपने एक अच्छी सी बुक आप पैरेलल सॉल्व कर रहे होंगे, और आई होप हमारा जो क्विज़ है, जो टेस्ट है, मिनी टेस्ट, आप उनके भी क्वेश्चंस आप सॉल्व कर चुके होंगे। तो मुझे लगता है कि अब वेक्टर से रिलेटेड आपके जीवन में कोई दिक्कतें नहीं बचनी चाहिए। बची हो तो फिर भी आप मेरे को मेरे पर्सनल व्हाट्सएप भी मेरे को कर सकते हैं, आप मेरे फेसबुक से भी जुड़ के आप मुझे पर्सनल टेक्स्ट कर सकते हैं। मैं बिल्कुल उसमें आपको जो उसका डाउट, आप हमारे ऐप के जो डिस्कशन सेक्शन है उसमें भी आपको कुछ डाउट आ रहा है तो आप उसमें लिख के डाल सकते हैं। बिल्कुल आपका ऑन द स्पॉट आपका डाउट जो है सॉल्व किया जाएगा। सो थैंक यू फॉर नाउ, थैंक यू फॉर दिस चैप्टर। नेक्स्ट जो है अपन स्टार्ट करने वाले हैं, नेक्स्ट जो है अपन इधर काइनेमेटिक स्टार्ट करेंगे और अपन बेसिक मैथ्स पढ़ेंगे। ओके चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो मच।